हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में कल हमने केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना सीखा था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नेफ्थलीन को रखा रहने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। क्यों हो जाती है, कारण बताना है इसका। नेफ्थलीन आप क्या होती है, जो कपूर की गोलियां होती हैं, देखा होगा अपने घरों में जो अपन ऊन के कपड़े रखते हैं उसके बीच में नेफ्थलीन की जो कपूर की गोलियां हैं वो दबा के रख देते हैं। थोड़े दिन बाद में जब अपन नेक्स्ट टाइम उसको देखते हैं तो वो कपूर की गोलियां बिल्कुल छोटी हो जाती हैं। जो गोली अपन रखते हैं वो क्या है, एक ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ है वो पहले किस में बदलता है, द्रव में बदलता है, फिर उसके बाद में किस में बदलता है, द्रव जो है वो गैस में बदलता है। लेकिन वो जो गोलियां होती हैं वो ठोस पदार्थ होते हुए भी कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं छोड़ती हैं और अदृश्य हो जाती हैं समय के साथ में, मतलब वो छोटी होती जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो नेफ्थलीन जो है वो एक वाष्पशील ठोस पदार्थ होता है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। अब इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। पीछे हमने पढ़ा था कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ये नेफ्थलीन जो कपूर की गोलियां होती हैं वो क्या होती है, एक वाष्पशील ठोस पदार्थ होती हैं। इसलिए कुछ समय के बाद में ये ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में क्या बनकर उड़ जाती हैं, वाष्प बन के उड़ जाती हैं। जो उनकी खुशबू होती है ना, वाष्प जो है वो उनके कपड़ों में रहती है, जो हमें क्या होती है, फील होती है, महसूस होती है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हमें इत्र की गंध है वो बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। कैसे? जैसे कि किसी दूसरे कमरे में अगर कोई इत्र यानी सेंट लगा रहा है तो वो दूसरे नेक्स्ट जो उसके पास वाला कमरा है या बहुत दूर जो बैठा व्यक्ति है उसको भी वो क्या होती है, फील होती है कि किसी ने क्या लगाया, परफ्यूम लगाया। क्यों होता है? तो इत्र भी क्या होता है, एक वाष्पशील द्रव होता है। इत्र क्या होता है, एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में क्या होता है, बदल जाता है और वायु के कणों के साथ मिलकर वो सभी दिशाओं में तेजी से क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है। वाष्पशील द्रव होने के कारण वो तेजी से क्या होगा, हवा के अंदर फैल जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध है वो बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति तक भी क्या होती है, पहुंच जाती है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें जल दिया है, चीनी दिया है और ऑक्सीजन दिया है। मतलब जल के कण के बीच में कितना आकर्षण होता है, चीनी और ऑक्सीजन। अब देखो, जल जो है ना वो क्या है, द्रव है। चीनी क्या होती है, ठोस होती है। और ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो सबसे ज़्यादा जो कण हैं वो पास पास किस में होते हैं, ठोस में होते हैं। उसके बाद थोड़े दूर दूर किस में होते हैं, द्रव में होते हैं। और सबसे दूर किस में होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं। तो इसने बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार पूछा है, यानी कि सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होगा, चीनी में होगा। तो चीनी को मैंने क्या लिखा है, सबसे बाद में लिखा है। उससे कम आकर्षण किस में होगा, जल में होगा। और सबसे कम आकर्षण किस में होगा, ऑक्सीजन में होगा। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है और चारों ये गैस होने की वजह से इसके कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बहुत ही कम होता है और दूर दूर तक इसके कण होते हैं। इसका कारण देखो, ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, न्यूनतम होता है। द्रव जैसे कि जल में गैसों से अधिक होता है। और ठोस चीनी जो है उसमें कणों के बीच में क्या होता है, सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। इसलिए ये क्या है, इसका बढ़ता हुआ रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल जो है वो ठोस अवस्था में, यानी कि बर्फ़ भी हो सकता है, तथा द्रव्य अवस्था दोनों में हो सकता है। क्योंकि जल का जो हिमांक है, हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जल का हिमांक और बर्फ़ जो है उसका अपन बाहर निकाल के छोड़ देते हैं तो उसका जो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का जो तापमान होता है वो दोनों क्या होते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर अपन जल लेते हैं तो वो क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। और अगर बर्फ़ लेते हैं तो वो क्या होगी, ठोस अवस्था में होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है वो वाष्प में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है।
जल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जल कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। और दूसरा है लोहे की अलमारी है वो भी कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती है। दोनों का कारण देखो, जल जो है वो कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका जो हिमांक होता है वो तो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ ही इसका एक निश्चित आयतन होता है, जबकि कमरे का तापमान कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ना तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है कमरे का, ना ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस कंडीशन में जल क्या रहेगा, द्रव ही रहेगा। साथ ही जो जल होता है उसका एक निश्चित आयतन होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए उसको जिस बर्तन में अपन रखेंगे उसी का आकार वो क्या कर लेता है, ले लेता है। तो कमरे के ताप पे पूछा है तो कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस कंडीशन में जल क्या रहेगा, द्रव अवस्था में ही रहेगा। लोहे की जो अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों होती है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो कमरे के ताप पर बहुत ज़्यादा होता है। गलनांक, ठोस पदार्थ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कमरे का जो तापमान होता है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन ठोस का होता है। ये दृढ़ होता है, बहता नहीं है। उबलते हुए जल या फिर भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी, मतलब एक उबलते हुए जल जो है वो उबल रहा है, उस कंडीशन में अगर हाथ जल जाए या फिर भाप में हाथ जल जाए, वाष्प में अगर हाथ जल जाए तो सबसे ज़्यादा दर्द किस में महसूस होता है, भाप में जलने की जो तीव्रता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप है, उसमें उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ज़्यादा गतिज। भाप कब बनती है, जब अपन जल का टेम्परेचर क्या कर देते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी के कण होते हैं ना, उनकी अपेक्षा उसकी ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, भाप की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है उसके रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उसी तापमान पर पानी के जो कण होते हैं उसके कंपैरिजन में क्या होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, जलने की जो दर्द जो महसूस होगा वो उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में नेक्स्ट देखेंगे। ओके।